फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ टीचर शोड, देखिए 5-7 ही टॉपिक हैं जो इंग्लिश पेडागोजी के हैं, उसके अंदर सारे सब टॉपिक्स हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर ले ना तो बहुत मदद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार, ये कहता है अ टीचर शोड अ मूवी विद द कैप्शंस टू लर्नर्स इन क्लास 6। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, कुछ नहीं सोचना। इवन पूरा सीटीईटी वैसे वर्क करता है, बट इन केसेस में तो और कम सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का, तो क्योंकि वेटेज कम है। अ टीचर शोड अ मूवी विद द कैप्शंस टू लर्नर्स इन क्लास 6। छठी क्लास के बच्चों को एक मूवी दिखाई गई टीचर के द्वारा जिसमें कैप्शंस ऑन है, कैप्शन समझते हैं वो लिख लिख के आ रहा होता है ऊपर, ठीक है ना। कक्षा 6 के बच्चे हैं। द मूवी इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द चैप्टर्स इन द टेक्स्ट बुक। अब बुक का कोई एक चैप्टर है उनकी टेक्स्ट बुक में, उनके सिलेबस में, उस चैप्टर पे आधारित है ये मूवी। ऐसा कई बार होता है, जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी नॉवेल्स पे मूवीज बनती हैं, तो मान लीजिए पाठ पे आधारित है कोई, हम कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र का कोई चैप्टर है मान लेते हैं, उस पर मूवी दिखा दी, ठीक है। द मूवी विद कैप्शंस ऑन विल एनकरेज, क्योंकि अब कैप्शंस ऑन है तो बच्चा साथ साथ पढ़ेगा भी कि जो बोला जा रहा है वो लिख के भी आएगा उस मूवी में। तो कैप्शंस ऑन है तो इससे फायदा क्या मिलेगा, और टेक्स्ट बुक के किसी चैप्टर पे आधारित है ये मूवी। पहला ऑप्शन है लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, यानी सुनने की जो तकनीक होती है वो बेहतर होंगी। लिसनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, हमें फीडबैक बेहतर दे पाएंगे, अटेंटिव होकर के सुन पाएंगे, ये सब लिसनिंग स्ट्रैटेजीज में आता है। एक्टिव व्यूइंग, यानी बच्चा ध्यान से देखेगा, क्योंकि या तो उसका ध्यान उन पात्रों पे, उन कैरेक्टर्स पे जाएगा जो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर नीचे लिखे हुए सबटाइटल्स पर, जिसको हम कैप्शंस कह रहे हैं। बात सही है, एक्टिव व्यूइंग हो गई। फिर आता है एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। देखिए ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल क्या होता है? ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल इज समथिंग कि जो बनाया नहीं गया आपकी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, बट आप उसको यूज कर सकते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। यानी ये मूवी इसलिए थोड़ी बनाई गई थी कि बच्चे जो हैं, एक स्कूल के कक्षा की 6ठी क्लास के बच्चे जो हैं क्या सीखेंगे, 6th क्लास के जो लर्नर्स होंगे वो ये सीखेंगे कि लैंग्वेज कैसे बेहतर कर सकते हैं। मूवी अलग पर्पस के लिए बनाई गई थी, बट जब आप उसको क्लासरूम में यूज कर लेते हैं सीखने के लिए, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल बन जाता है, चाहे वो न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट आया हो। अब एडवर्टीजमेंट अगर आया है न्यूज़पेपर में, वो इसलिए थोड़ी आया कि आपका बच्चा इंग्लिश सीख लेगा उस एडवर्टीजमेंट से, वो आपने उसको इंग्लिश क्लासरूम में यूज कर लिया, वो पर्पस के लिए किसी और रियल लाइफ सिचुएशन के लिए बना था, तो उसी को ऑथेंटिक मटेरियल हम कहते हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो, चाहे वो पैम्फलेट्स हो, चाहे वो आपका और इस तरह की चीजें हो। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लग रही है, काफी इंक्लूसिव ऑप्शन है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन बिना चेक किए हम ये नहीं कहेंगे कि यही सही है, हम मान के चल रहे हैं ये सही है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग, यानी एक्टिव व्यूइंग हो रही है और लिसनिंग हो रही है। क्या सिर्फ इतना ही हो रहा है? बच्चे ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल को यूज करने के लिए मोटिवेट नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, है ना। तो ये अधूरा आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस, वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेहतर है या फिर बाकियों को अपने अंदर समाहित करता है, इंक्लूड करता है, जो कि हमें पहला ऑप्शन यहां नजर आ रहा है। थर्ड है द स्टूडेंट्स टू वॉच मोर सच मूवीज, यानी बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसी और मूवीज देखें। मूवी, ऐसी मूवीज देखना यहां पे उद्देश्य है या भाषा सीखना? भाई कोई और चैप्टर होगा, कोई और मूवी होगी, सिर्फ मूवी सिखाना या लैंग्वेज? लैंग्वेज की बात है यहां पे। फोर्थ ऑप्शन है लिसनिंग स्ट्रेटेजीज बाय वर्बल क्लूज एंड टू एप्रिशिएट द एक्शंस ऑफ एक्टर्स एंड टू राइट अ रिव्यू। ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई 6th क्लास के बच्चों से कि वो एक रिव्यू लिखेंगे, एक्टर्स के एक्शंस को, उनकी एक्टिंग को एप्रिशिएट करेंगे, कितना बढ़िया क्राफ्ट है उनका, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये सब यहाँ पर्पस नहीं है। लैंग्वेज क्लास में जब आपने इस मूवी को यूज किया, इसका मतलब आप लैंग्वेज पे ही फोकस कर रहे हैं उस मूवी के माध्यम से। ये क्या बन गया? एक रिसोर्स बन गया मूवी, जिसके माध्यम से आप भाषा को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ओवर हियर, इसीलिए आंसर भी आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असर्शन है, वही जो आजकल नए ढंग के क्वेश्चन हैं पिछले 3 साल में जो आते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, एक उसका रीजन होता है, यानी एक कथन है, दूसरा उसका कारण है या तर्क है। अब आपको देखना है क्या पहले वाला सही है, क्या ए सही है, फिर आप चेक करेंगे आर सही है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, फटाफट से बताएंगे। पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, असर्शन कहता है अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपको पता है 2 से 6 वर्ष स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स। यानी बच्चा जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, जब वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास में भी नहीं पढ़ रहा, प्ले वे की एज है, वो वर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा करता है ना। वो नाउन की जगह वर्ब्स का, संज्ञा की जगह वर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा करता है, इग्नोर करता है, ग्रामर रूल्स उसको नहीं आते हैं। सच बात है, वो भाषा बोलना सीख ही तो रहा है अभी।
कहीं 4 साल के आसपास आते आते तो वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना सीख रहा होता है। उससे पहले तो वो 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बना ले, टेढ़ी मेढ़ी जो भी अपनी बात को, पानी, मम्मी, खाना, कुछ भी तोड़ ताड़ के जो उससे यूज हो पाता है वो कर लेता है। ठीक, दे लैक वोकैबुलरी रेंज। हाँ जी, वोकैबुलरी रेंज कम होती है, इस उम्र के बाद और बढ़ जाती है। ठीक है, रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं यहां पे आपको बता दूं कि किस स्टेज में कितने शब्द की वोकैबुलरी रेंज बच्चे की होती है, यानी जो शाब्दिक संपदा है, यानी वोकैबुलरी रेंज की अगर हम बात करें तो किस एज में कितनी होती है, ये हमें याद रहना चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, और नहीं तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम प्रोफेसर स्मिथ की माने तो चलो स्मिथ को भी छोड़ देते हैं, वो हम मैराथन में समझेंगे। अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं क्या, कि जन्म के समय में बच्चा रोता है, बर्थ के टाइम पे क्राइंग से शुरू हो जाती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस। तो अगर हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्राइंग को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कूइंग यानी कूकना, बच्चा जब क प च इस तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है जिनका कोई अपने आप में मतलब नहीं होता, ये होता है 6 हफ्ते का टाइम, 6 वीक्स ड्यूरेशन। फिर आता है कूइंग के बाद बैबलिंग, जिसको बबलाना कहते हैं, बलबलाना कहते हैं बेसिकली, है ना। जब वो सिंगल सिलेबल वर्ड जैसे ब, मा, प, च इस तरह के सिंगल सिलेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे, ये है 6 मंथ्स यानी 6 महीने का समय, जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा। फिर आती है बात जब वन वर्ड स्टेज, जिसको हम कहते हैं कि एक शब्द को वो क्लियरली बोलने लगे, पापा, खाना, वॉटएवर, तो ये है 1 साल, 1 ईयर का समय है, लगभग 1 साल की उम्र में। फिर आता है 2 वर्ड, यानी पहली बार जब वो 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस बोलेगा 2 वर्ड्स को कंबाइन करके, ये पेपर में आ चुका है, 2 वर्ड्स को कंबाइन करके पहली बार सेंटेंस बनाना कब सीखेगा बच्चा, तो 1.5 से 2 वर्ष, जिसको हम 18 से 24 महीने कह देते हैं। ठीक है, अब 5th स्टेज आती है लॉन्गर अटरेंसेस की, यानी अब वो इसके बाद कई सारे सेंटेंसेस को जोड़ के नए सेंटेंस बनाएगा, तो वो 2 साल के बाद हम यहां मान के चलेंगे। चलिए खैर, और कितनी उम्र में कौन सी आपकी वोकैबुलरी रेंज रहती है वो भी 1 मिनट देके समझ ही लेते हैं। प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं उन्होंने 3 स्टेजेस में निपटा दिया। एक है आपकी 1 साल में वो कहते हैं 2 शब्द, 2 वर्ड्स की संपदा है, वोकैबुलरी रेंज कितनी है, 2 वर्ड आते हैं बच्चे को। फिर बात आती है 2 साल की, वो कहते हैं 272 शब्द आते हैं जी, टोटल मिलाकर के कितनी वोकैब है, 272 वर्ड्स। 5 साल तक आते आते यही जो वोकैब है ये हो जाती है 2072 शब्दों की। ठीक, एक बार ये भी पूछ लिया था कि 4 साल या 3 साल के आसपास कितनी होगी, तो 2 से 5 साल के बीच में 272 से 2072 के बीच में ही होगी। तो 3 साल के बच्चे के लगभग 900 प्लस वर्ड्स, यानी अराउंड 1000 वर्ड्स उसको आते हैं 3 साल के बच्चे के पास जो वोकैब है, और 4 साल के बच्चे के पास 1600 प्लस या अराउंड 1500 के करीब शब्द हैं। 5 साल में आपको पता ही है 2072, तो ये भी जरूरी है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसमें नहीं आएगा, सीडीपी में आ जाएगा, कहीं और आ जाएगा, या आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ चाइल्ड शेयर्स हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। एक बच्चा है जो अपने लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव क्लासरूम के शेयर करता है विद हर मदर, अपनी माता जी के साथ। ठीक है, एंड सेज दैट समटाइम्स वी कवर आवर आईज एंड द टीचर आस्क्स अस टू पिक एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ बैग। एक बैग से टीचर क्या निकालने को कहता है, कोई भी हमारी आंखें बंद करने को कहता है टीचर, बैग से, अपने बैग से फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट निकालने को कहा जाता है। देन वी हैव टू ट्राई टू डिस्क्राइब इट। फिर हमें कोशिश करनी होती है, जैसा कि हमने टच करके, मान लीजिए आंखें बंद करके उसने रिमोट निकाला और वो टच करके बताने की कोशिश कर रहा है कि ये शायद ये हो सकता है, यहाँ पे बटन है, ये है। इसके द्वारा बच्चे क्या सीख रहे हैं, इट्स अ रियली गुड वे टू लर्न व्हाट दिस कॉमेंट शोज द चाइल्ड्स प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग, आइडेंटिफाई हर प्रेफरेंस। ये बताता है कि बच्चे को मजा आता है ये करने में, और वो कैसे सीख रहा है, क्या उसकी प्रेफरेंस है सीखने की। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव, यानी मैं लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाता हूं जब मैं एक्टिविटी करता हूं। कोई बात तो सही है, बच्चा एक्टिव है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, जब मैं इसको सुनता हूं। देखो सबसे बेहतर, जहां बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव हो उतना बेहतर ऑप्शन, तो सिर्फ सुनने से बेहतर है जब वो एक्टिविटी करे तो ज्यादा एक्टिव होगा। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी इट, कॉपी करना तो रटंत विद्या में चला जाएगा, रोट लर्निंग में इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, तो सी इट से भी बेहतर है जब आप करते हैं किसी चीज को। लर्निंग बाय डूइंग हो रही है यहां, जहां वो इमेजिनेशन भी करेगा, मूव भी करेगा, देख भी रहा है, तो इसमें सीइंग अपने आप शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन इज दी बेटर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है,
जिसमें बच्चा क्या कर रहा है और स्ट्रैटेजी देखनी है आपको, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। यदि मुझे पता नहीं होता कि किसी चीज का मतलब क्या है, किसी शब्द का मतलब क्या है, तो आई लुक इट अप, यानी मैं उसे ढूंढता हूं, सर्च करता हूं। अब वो वोकैबुलरी उसके पास एक डिक्शनरी हो सकती है, फोन में गूगल कर सकता है, या फिर वो एक थिजॉरस, मतलब लगभग सेम ही बात है, वो चेक कर सकता है इन सब माध्यमों से कि इसका क्या मतलब हो सकता है, वर्ड मीनिंग ढूंढेगा उसका। लुक इट अप का मतलब क्या है, कंसल्टिंग रेफरेंस मटीरियल्स, यानी वो कंसल्ट करेगा रेफरेंस मटीरियल्स को। ये रेफरेंस मटीरियल्स क्या हो सकते हैं, इट कैन बी अ डिक्शनरी, भाई डिक्शनरी हो सकती है, शब्दावली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना। फिर इसके बाद डिक्शनरी के बाद और क्या हो सकता है, डिक्शनरी का ही दूसरा नाम एक तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बट आपके लिए थिजॉरस हो सकती है, कि जिसमें वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब देख ले बच्चा जरूरत पड़ने पे, है। यूजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस नहीं, लुक इट अप का मतलब है कि वो मतलब तलाशता है रेफरेंस के लिए, रेफरेंस मटीरियल से, कि कहां पे उस चीज का मतलब हो सकता है लिखा हुआ, चाहे वो वर्ड मीनिंग पीछे किताब में ही लिखे हो उस चैप्टर के। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड फोकसिंग ऑन कोलोकेशंस नहीं, सिंपल है कि कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, बच्चा रेफरेंस मटेरियल के माध्यम से कंसल्ट करने की, पता लगाने की कोशिश करता है जब उसको कंफ्यूजन होती है, कहीं अटकता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आ डायग्नोस्टिक टेस्ट, भाई ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ, असेसमेंट पे तो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आता है। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू असेस, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है किस चीज का आकलन करने में मदद करता है। डायग्नोज, डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है, अगर 5 दिन से बुखार है वो कहेगा भाई टेस्ट करा लो, फिर आप डायग्नोस्टिक लैब जाते हैं, या वो लैब वाला बंदा आजकल घर आ जाएगा, है ना, पैथोलॉजी लैब जिसको हम कह दे रहे हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे वो, तो डायग्नोज करते हैं वो पहले कि भाई कारण क्या है, तब तो जाकर के दवाई दी जाएगी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडी दी जाती है, एक तो ये याद रखना है, क्योंकि डायग्नोसिस से क्या पता चलेगा कमी कहां है, दिक्कत कहां है, गैप कहां है बच्चे की लर्निंग में, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हम पता लगा पाएंगे। डायग्नोस करने में वैसे तो हम जनरली यही पता लगाते हैं कि समस्या है कहां। लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट्स, ये आकलन कर रहे हैं आप, नहीं, हम बच्चे की वीकनेस पता लगाते हैं। डायग्नोसिस का मतलब यह है कि कहां गैप है, कहां दिक्कत है, वो पता लगाएं। लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक्स, खुद से नहीं, यहां पे टीचर ने काम किया है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर लेता है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है। एंड रैंक लर्नर्स, बच्चे को रैंक करना वैसे भी कोई उद्देश्य नहीं है। लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स इन लैंग्वेज, भाई क्या तो कमी है और कहां वो स्ट्रॉन्ग है। जनरली कमी का कभी भी पता लगाने का क्वेश्चन आएगा तो डायग्नोस्टिक टेस्ट सीधा आंसर हो जाता है, या गैप्स का पता लगाना है कि बच्चे की लर्निंग में गैप कहां रह गए हैं, कैसे उसको दोबारा से ठीक से सिखाने की जरूरत है, कौन से मेथड्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फीडबैक मिलता है इससे। तो बच्चे का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगता है। जो वीक एरिया है फिर उसको ठीक कराया जाता है रेमेडियल टीचिंग देके। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक परीक्षण, रेमेडियल टीचिंग है आपका उपचारात्मक शिक्षण, या आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे एंड ऑल। तो ये सीसीई जो आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसी के अंदर आता है। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेसेस, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्या असेस करेगा, प्रोफिशिएंसी मतलब पारंगत कितने, आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, आपको पता कितना है किसी चीज के बारे में, आप निपुण कितने हैं, उसका आकलन करने में प्रोफिशिएंसी टेस्ट पता मतलब कारगर होता है या पता लगाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट कि आप कितने पारंगत हैं किसी चीज में, मास्टरी कितनी है आपकी। ठीक है ना, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ क्या सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा एक बार, तो अगर हम यहां बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 54% लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। सही तो चल रहा है यार, क्या समस्या। देखो एक बार, अगर हम देखें यहां पे, अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेसेस द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, यानी एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो ये असेस करता है कि क्या लेवल लर्नर्स रीच कर चुके हैं, यानी कहां तक पहुंच चुके हैं, उपलब्धि कितनी है। सेकेंड है द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, उनको भाषा सिखाई क्या गई है, ये नहीं। इसके अलावा मीनू क्या होगा फिर, धन्यवाद, द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि कितने सेंसेस के द्वारा उन्होंने लर्निंग की। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये कितनी निपुणता हासिल हुई है, मास्टरी कितनी है, आता कितना है बच्चे को, है ना। द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन नहीं, द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, किस लेवल पे वो प्रोफिशिएंट हो गए हैं कि हम कह सकते हैं कि इतना तो इनको आता है, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है। अलग अलग टेस्ट का अलग अलग उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अ टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स and ask them to do a quiz about elephants before reading a story about them. The objective of the teacher is to, यानी टीचर ने क्या किया, 30 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों के 6 ग्रुप बना दिए।
अब उनको एक क्विज दी गई एलिफेंट्स के ऊपर, हाथी के ऊपर। अब हाथी कैसा टॉपिक है, थोड़ा बहुत सबको पता होगा, या कुछ ना कुछ तो किसी को भी किसी टॉपिक के बारे में पता होगा। तो एलिफेंट्स के ऊपर उनको एक क्विज दी गई कि अच्छा इनके इतने हाथ होते हैं, इतने पैर होते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो कुछ क्वेश्चंस क्विज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें येस और नो या 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब ये स्टोरी पढ़ाने से पहले किया जा रहा है, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी है, यानी रीडिंग को शुरू कराने से पहले की जाने वाली ये एक्टिविटी है। तो जेनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, यानी रुचि पैदा हो सके हाथियों के चैप्टर में, कि कुछ बच्चा अगर गलत करेगा या बच्चों का डिस्कशन होगा तो उस टाइम पे उनमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ेगी कि जब टीचर पढ़ाएंगी वो चैप्टर तो ये चीज क्लियर होगी, देखते हैं कैसे समझ में आएगा और क्या पता लगेगा हाथियों के बारे में, है ना। किसी बच्चे ने कहा नहीं वो 100 किलो पत्तियां खाता है, दूसरे ने कहा नहीं 200 किलो का होता है वो। तो ये उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, चलो देखते हैं जब टीचर बताएंगी। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट यानी रुचि जो है किसी एक विषय के बारे में, वो उसकी उत्पत्ति होगी, रुचि की बढ़ावा मिलेगा। पीयर फीडबैक नहीं, सिर्फ पीयर फीडबैक नहीं, यहां पे रीडिंग से पहले कराई जाने वाली एक्टिविटी है प्री रीडिंग, जिसको हम कहेंगे। राइट अ टेक्स्ट रिव्यू, टेस्ट देयर मेमोरी, ये सब फालतू बातें हैं। सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा आगे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है, रीडिंग से पहले की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा की कक्षा कक्ष में, आ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, एक बच्चा है जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, बार बार उठेगा या वॉट एवर जो भी वो कर रहा है। टू हैंडल दिस डिसरप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड, अब ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लासरूम में, टीचर क्या समस्या क्या आ रही है, मतलब टीचर कैसे इस समस्यात्मक बच्चे के साथ डील करे, डिसरप्टिव बच्चे के साथ। फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज, यानी कि पहले बच्चे से बात करें कि भाई रेमेडीज क्या दें, उसके लिए सॉल्यूशन क्या निकालें। उससे पहले बात करके पता लगाना पड़ेगा बच्चे की दिक्कत क्या है। देखो कुछ भी क्लासरूम में होता है, आप पहले पता लगाते हैं, तो पहले आप बच्चे से बात करेंगे और तब जाकर के आप रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। कोई दिक्कत है तो उसको उपचार रूम में भेजेंगे या फिर फर्स्ट एड कराएंगे, या कोई और समस्या है तो उस पर आप आगे के एक्शंस लेंगे, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कुछ है तो फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। हम देखते हैं टीचर्स भी, कभी भी बच्चे हंस रहे हो, कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, पहले खड़े करके यही तो पूछते हैं भाई क्या हुआ बताओ तो सही एक बार, ठीक है ना, क्या जोक क्रैक कर रहे हो, थोड़ा हम भी हंस लेंगे, है ना। कई बार इस तरह की बातें भी होती हैं क्लासरूम में। तो फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज, यानी आप पहले बच्चों से बात करेंगे तब जाके आप रेमेडी ऑफर कर पाए, इसके लिए बात करना जरूरी है, डायग्नोज करना जरूरी है। एड्रेस द डिलीजेंट स्टूडेंट, सिर्फ वही बच्चे जो पढ़ाकू हैं उन पे ध्यान देंगे नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना है। डिपेंड ऑन द पेरेंट्स टू ऑफर रेमेडीज, पेरेंट्स पे नहीं, आपको अपना एक्शन देखना है। रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी, भाई आप कोई भी अपने आप ना तो आपने पता लगाया सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दिया, रीजन तो पता हो आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र यहां सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हेन स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क, विच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, है ना। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है, मस्तिष्क उद्वेलनशीलता, यानी बच्चे ग्रुप में बैठ के किसी एक प्रॉब्लम उनको दी जा रही है और उस पर वो विचार सोचे जा रहे हैं, फ्री अपने दिमाग में जितने जो आइडियाज उनके आ रहे हैं ग्रुप में सब लिखते जा रहे हैं, मतलब सब एक्सप्रेस करते जा रहे हैं और टीचर उनको एक जगह लिखती जा रही है या इकट्ठा करती जा रही है और बाद में उन पर चर्चा होकर जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस तरफ जाया जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी दोनों के काम आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो आइडियाज हैं उनको इकट्ठा करके फिर एक ड्राफ्ट बनाया गया, ड्राफ्ट बना करके फिर जब लिखा गया है तो एडिट किया जाएगा, फिर रिवाइज किया जाएगा, इसमें क्या ऐड करना है क्या छोड़ना है। अब ये कौन सी स्किल को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये सारा ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, ये सारे जो काम होते हैं ये आपके राइटिंग में होते हैं, है ना, कि आपने पहले विचार सोचे। और ये भी किस तरह की राइटिंग है, ये प्रोसेस राइटिंग है ना, जहां फ्रीली बच्चों को सोचने का मौका दिया जा रहा है, आइडियाज उनके एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है उनको एक फॉर्मेट में बांध दिया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या थर्ड ऑप्शन राइटिंग स्किल का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से, पीडीएफ लेट अपलोड करते हो यार, अब तो जल्दी कर देंगे टाइम से, कल हो गया था लेट, आज से टाइमली मिलेगी आपको पीडीएफ। अजर्शन जो कल वाली पीडीएफ है आज ही मिल जाएगी। अजर्शन और रीजन, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल, यानी पढ़ना और लिखना जो है वो समालोचनात्मक चिंतन में बच्चे को मदद करता है, क्योंकि पढ़ने और लिखने में क्या करेगा बच्चा, ऑब्जर्व भी करेगा, डेटा भी रिकॉर्ड करेगा, पढ़ेगा भी तब भी दिमाग में डेटा जा रहा है, तो ये बात कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग सब स्किल है रीडिंग और राइटिंग की। अब इसमें मतभेद है, इसमें क्या है, मतभेद है
कई लोग मानते हैं कि एक सही है, कई लोग मानते हैं दोनों सही हैं, कई लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार ये पेपर में आ चुका है, लेकिन इस बार ये ऑफिशियली आया था पेपर 2 में, और इन्होंने आंसर जो है ऑफिशियली आपका वो माना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इससे पहले जब ये ऑनलाइन पेपर में आया था तो इन्होंने कंसिडर किया था कि दोनों सही हैं, और ऐसा कुछ इन्होंने नहीं, उल्टा कर दिया था कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऐसा कर दिया था, है ना, सेम चीज को ही। तो हम इसी को मान के चलेंगे, क्योंकि बात यह है कि ये बात सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। हमारा फोकस अभी यही है कि एग्जाम है कुछ दिन बाद, तो रीडिंग एंड राइटिंग एक तरह से हेल्प कर सकती है क्रिटिकल थिंकिंग में या नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। प्राइमरी लेवल पे कितना करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन कर सकती हैं, तो इसलिए हम इसको गलत पूरी तरह से नहीं कहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये कहना थोड़ा सा कई बार खतरनाक हो जाता है कि रीडिंग एंड राइटिंग की सब स्किल क्रिटिकल थिंकिंग ना होकर के क्या है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग, इन सबको माना जाता है आपके सिलेबस के अनुसार। ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेगा। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन केसेस में ऑफिशियल के साथ ही जाना चाहिए हमें, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सही या राइट हम हर क्वेश्चन पे कह दें। लैंग्वेज कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। कोई कह रहा है चलती क्लास में ऐड आ जा रहा है, अरे थोड़े बहुत ऐड तो बहुत कम लगाए जाते हैं। देखो, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। लैंग्वेज स्किल पता है आपको, LSRW, ये 4 स्किल्स हैं आपकी, ठीक है जी, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें जो आपका स्पीकिंग और राइटिंग है, इनको प्रोडक्टिव स्किल्स कह दिया जाता है, जिसमें आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। जो आपका लिसनिंग और रीडिंग है, इनको रिसेप्टिव स्किल्स कह देते हैं, क्योंकि यहां पे आप लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, या पैसिव स्किल्स भी कह सकते हो। ये स्पीकिंग और राइटिंग, जब आप भाषा का उत्पादन कर रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, तो ये प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं लैंग्वेज को, तो इसको एक्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, यानी जो आपकी चैलेंजिंग और मैकेनिकल ड्रिल्स बार बार रिपीट करा रहे हैं, तो ये एकदम खराब तरीका है। इफ द टीचर फोकसेज ऑन वन स्किल एट अ टाइम, ये भी खराब तरीका है। ये इंटीग्रेटेड, देखो एक तो इनका सीक्वेंस जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है यही है, सीखे जाए ये सीक्वेंस में जाने चाहिए। इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं ये, जब आप सुन रहे हैं तो आप बोलना भी सीख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना भी आएगा कि भाई मैंने ये इसकी स्पेलिंग ये पढ़ी थी रीड की, तो आपको वो याद रहता है अगली बार जब आप लिखते हैं। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, एकत्रित रूप में सीखे जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। बेस्ट तरीका वही है। हालांकि ये कहना कि सिर्फ सीक्वेंस में ही सीखा जाते हैं वो गलत होगा, लेकिन सीक्वेंस में ही सीखे जाने चाहिए, और इंटीग्रेटेड मैनर में तो ये सीखे ही जाते हैं, आइसोलेशन में नहीं सीखे जाते सिर्फ टेस्ट के थ्रू, और ये वो खराब चीजें होंगी। जैसे आप रोल प्ले ही करा रहे हैं, तो बच्चों को पहले लिखने को कह दिया कहानी को, फिर वो रोल प्ले में लिसनिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, रीडिंग राइटिंग भी हो रही है ना, वो डायलॉग भी पढ़ेगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टू असेस वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल। नैरेटिव स्किल क्या होती है भाई, व्याख्यात्मक कौशल। कहीं आप घूमने गए थे यात्रा पे, अब आप व्याख्या कर रहे हैं आके कि भाई मैं मुंबई गई थी अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के यहाँ, वहां मैंने ये देखा, वहां मैंने ये देखा। आप क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव स्किल होती है। अ टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू, आपको ये जांचना है कि बच्चे नैरेटिव स्किल का यूज कैसे कर रहे हैं। इसके लिए आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से एक टीचर के रूप में। पहला ऑप्शन है शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड, यानी आप बच्चों को कहें कि बेटा तुम जब सरप्राइज महसूस किया था आपने कभी भी लाइफ में, तो उस इंसिडेंट के बारे में बताओ। तो बच्चा बताएगा, एक दिन ना एक है ना मेरी छोटी बहन ने भूत बन के मेरे को डरा दिया था तो मैं सरप्राइज हो गई थी, व्हाटएवर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरी दादी ने मेरे को सरप्राइज दिया एक दिन आके घर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मेरे लिए खिलौने लाई, मेरे बर्थडे पे सरप्राइजेस मिलते हैं। तो पूरी कहानी बताएगा बच्चा, पूरी व्याख्या करेगा उस इंसिडेंट की, है ना, उस एक वृत्तांत की जो भी उस टाइम पे हुआ है, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वो पूरी व्याख्या करेगा उस इंसिडेंट की। तो आपको नैरेटिव स्किल का पता लग जाएगा। क्लियर बात। सर्कल द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इन द टेक्स्ट, सिर्फ इससे तो नैरेटिव का कोई यूज ही नहीं है, जो बच्चे के दिमाग में है वो सर्कल कर देगा। नैरेटिव में तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, करेक्ट करते रहना है। करेक्ट करना तुरंत मिस्टेक्स को कोई भी सही तरीका नहीं है। रीड अ स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, तो सिर्फ जो समझ पे आधारित क्वेश्चन है उनका आंसर करना। तो एक ही ऑप्शन यहाँ सही है, जहां व्याख्या करने का सच में मौका मिलेगा, वो है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है अ टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। यानी ये क्लास 7th की शिक्षिका ने कहा बच्चों को कि ये जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स हैं, ये जो तुम्हारी सिलेबस की किताबें हैं, इनके अलावा कुछ नॉवल पढ़ो, कुछ किताब पढ़ो, कोई स्टोरी बुक बता दी उनको, चंपक पढ़ो, कुछ और पढ़ो। शी इज प्रमोटिंग देयर व्हाट, ये क्वेश्चन जमानों से आते रहे हैं इस तरह के। प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ पढ़ने को कहा, सिलेबस की टेक्स्ट बुक के अलावा, नॉवल हो सकती है,
कोई और स्टोरी बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब अदर देन सिलेबस या टेक्स्ट बुक के अलावा की जब बात आ जाए, यानी आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, और ये प्लेजर के लिए पढ़ना, मजे के लिए पढ़ना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना, एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाता है। अगर क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ रही होती बच्ची तो इंटेंसिव हो जाता। अगर प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, 6th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास की किताबें पढ़ रहा है अपनी, वो इंटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या, प्लेजर के लिए, मजे के लिए पढ़ रहे हैं आप। इंटेंसिव में आप डिटेल्स का ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। खैर, एक्सटेंसिव में हो सकता है आप स्किमिंग करके छोड़ दें। गाइडेड रीडिंग होती है, कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपके साथ आपको हेल्प करता है। शेयर्ड रीडिंग में आप 4 बच्चों के साथ जो है पढ़ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है द प्रिंसिपल आस्क्ड द लैंग्वेज टीचर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन। नया सेशन आने वाला है, मान लीजिए नया साल शुरू हो रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल से स्कूल खुल रहे हैं, वॉट एवर। तो प्रिंसिपल ने कहा टीचर को कि टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करो आप, ठीक है ना, लैंग्वेज क्लास रूम के लिए या लैंग्वेज के सब्जेक्ट के लिए। आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, यहाँ पे इंग्लिश ही है। टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने को कहा है प्रधान अध्यापक ने स्कूल के सेशन के लिए। वाइल सेलेक्टिंग देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। जब आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए कि इस साल उनको ये वाली किताबें पढ़ाएं, तो कौन सी चीज रेलिवेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, यानी आप बुक्स और रिसोर्सेज की अडेप्टेबिलिटी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं वो। थोड़े दिन कंटिन्यू क्लास ले लीजिए, इंग्लिश पेडागोजी की बहुत वीक है और अब ये सही हो रहे हैं। उदय सर की क्लास नहीं ले रहे हैं अब पे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी उदय सर तो ले रहे हैं ना क्लास, है ना, ले रहे हैं, वो तो बता रहे थे। कल भी सैटरडे भी उनकी क्लास हुई थी, है ना, कल्पना। और इंग्लिश पेडागोजी की ले लूंगी मैं, मैराथन भी कराऊंगी इंग्लिश पेडागोजी का, डोंट वरी, ठीक है जी। 13 को होगा आपका CDP का मैराथन, फिर 15 को हिंदी पेडागोजी और 17 को इंग्लिश पेडागोजी। तो ये 3 दिन 13, 15, 17 मैराथन रहेंगे, ठीक। अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, यानी बुक्स और रिसोर्सेज की अडेप्टेबिलिटी के समय के साथ, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेजेस नोन टू चिल्ड्रन, ये बात भी सही है। बच्चों को क्या भाषाएं आती हैं, क्या नीड्स हैं उनकी, इसको भी समझ के टेक्स्ट बुक को, उनके लेवल को समझ के, उनकी एज को समझ के टेक्स्ट बुक निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन एक चीज गलत है, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। आपको कॉम्प्लेक्स किताबें नहीं, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में किताबें, प्रिंटेड मटेरियल वाली किताबें, थोड़ा साइकोलॉजिकली बच्चे के लेवल को समझने वाली किताबें, ना कि उसको जटिलता में फंसाने वाली किताबें चूज करनी है। मुश्किल नहीं, आसान किताबें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के लेवल के आधार पे हो और उससे बातें कर सकें, मतलब आसान भाषा में हो, है ना। बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल लिटरली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द टीचर डेवलप्ड द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स बाय लर्नर्स, के बच्चे लैंग्वेज मटेरियल्स का कैसे यूज करते हैं ये मॉनिटर करने को टीचर को कहा गया है। विच क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। कौन सा तरीका, कौन सा क्राइटेरिया बेहतर है कि आप मटेरियल का कौन से मटेरियल का कितना यूज है इसको असेस कर पाए। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट मटेरियल प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, यूजेबिलिटी, रेपिटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अटरेंसेस, नहीं कि उच्चारण कैसा कर पा रहे हैं, यूजेबिलिटी क्या है, चलो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ये रिपीटिशन बेहतर नहीं लग रहा। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशंस एंड रिटन रिपोर्ट्स, ये थोड़ा बेहतर है। चेकलिस्ट, अजम्पशंस एंड लर्निंग आउटकम्स, के क्या रिजल्ट निकल के आएगा, नहीं। मटेरियल आपका अच्छा है या नहीं है वो यूज ऑफ मटेरियल में पता लगेगा। ऑब्जर्वेशंस कितनी है उन चैप्टर्स में, उन बुक्स में, फीडबैक सेशंस हो रहे हैं या नहीं, रिटन रिपोर्ट्स, इससे डायरेक्ट फीडबैक हमें मिल पाएगा। बाकी ऑप्शंस के मुकाबले बच्चा यहां ज्यादा एक्टिव मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लैंग्वेज इज, भाषा क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हिंदी इंग्लिश सब जगह पूछा जा चुका है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं का एक सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, संप्रेषण का माध्यम है, नहीं सिर्फ संप्रेषण का माध्यम भी नहीं है, सिर्फ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स भी नहीं है। लैंग्वेज क्या है, अ रूल गवर्न्ड सिस्टम, है ना, कोई साइंटिफिक सिस्टम भी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, एक रूल गवर्न सिस्टम को हम लैंग्वेज कहते हैं। यानी भाषा क्या है, नियमबद्ध प्रणाली है, ठीक, नियमबद्ध प्रणाली है जिसमें हमें पता है कि किस शब्द से, किस लेटर से मिलके क्या साउंड आएगी, क्या इसमें नियम होते हैं प्रॉपर भाषा में। कम्युनिकेशन और बाकी चीजें तो इसके बाकी फंक्शंस हैं लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, ये कहता है अ टीचर डज एक्शंस व्हिच लर्नर्स फॉलो एज डायरेक्टेड एंड लर्नर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक और प्रोड्यूस लैंग्वेज, व्हाट इज दिस मेथड नोन एज। यानी टीचर क्या कह रहे हैं कि एक्शन करके दिखाता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो टीचर क्या एक्शन करके दिखा रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे एक्शन कर रहे हैं, बोल नहीं रहे बस एक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है, सिंपल है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR, पीछे पीछे एक्शंस में रिपीट कर रहे हैं तो TPR, ये बहुत बार आ चुका है, हर बार आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि जैसे एक्शन टीचर करे उसके पीछे पीछे वो अपने शरीर से बच्चा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स दे। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के कितनी भाषाएं जो हैं वो लिस्टेड हैं? 22 यानी 22, 18, 26 या 1179। 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं जिसमें इंग्लिश नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये 8th शेड्यूल जो 8वीं अनुसूची है उसमें इंग्लिश नहीं है, 22 भाषाएं हैं। ये आपका जो सीटेट है वो भी होता है 22 भाषाओं में, है ना। और अगर हम बात करें, आपका 1963 में एक एक्ट आया था, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसके तहत जो हिंदी है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, राजकीय भाषा कहीं क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, है ना, ये सह राजकीय भाषा है, तो ये इंग्लिश हो गई। ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी हिंदी, राष्ट्रीय भाषा कोई है नहीं है सच भारत की, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इनमें और बहुत सारी भाषाएं हैं हिंदी से लेके और अदर। 19 देखिएगा, अ क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू, ये मैराथन में भी हम पढ़ेंगे, अ क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल ऑन द वॉल, तो वॉल पे भी कुछ कहानी, कविताएं, चित्र बने हुए हैं। क्लास लाइब्रेरी में भी आपकी चीजें हैं जिससे लैंग्वेज बच्चे नोटिस कर पाए, ऑडियो हैं लैंग्वेज बुक्स की, वीडियोज हैं जिसमें कहानियां हैं, किस्से हैं। इस क्लासरूम को क्या कहा जाएगा? तो ये क्लासरूम सिंपल आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट है या इनपुट रिच एनवायरमेंट है, जहां एनवायरमेंट में आसपास भर भर के भाषा का इनपुट है कि जिधर बच्चे देख रहे हैं उधर ध्यान जा रहा है। अच्छा, दीवारों पे भी कहानियां लिखी हुई हैं, शब्द लिखे हुए हैं, है ना, अ से अनार दीवारों पे भी लिखे रहते हैं, लाइब्रेरी में भी है, ऑडियो बुक्स भी है, तो यानी भर भर के एनवायरमेंट में लैंग्वेज के इनपुट्स हैं, तो इसको लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट कहते हैं, जो कि प्रिंट रिच एनवायरमेंट भी कह देते हैं, बहुत ही जरूरी होता है सीखने के लिए। स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स, स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स यानी स्किमिंग का क्या मतलब है, सिंपल हमसे सवाल ये पूछा है। अब इसके साथ साथ आप बता देंगे स्कैनिंग का क्या मतलब है ना, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से स्कैनिंग भी होगा। देखिए स्किमिंग क्या है, स्किमिंग होता है एक जनरल आइडिया, एक समरी देना, है ना। मूवी देख के आए 2 घंटे की और 15 मिनट में बता दी, ये क्या है, रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। आपने कोई बुक देखी और उसको बस मोटे तौर पे आप सरसरी निगाहों से देख ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा इसमें ये है, इसका टाइटल ये है। जब आप पैसेज देख के कोई उसका टाइटल देने की बात करते हैं तो आपने मोटे मोटे तौर पे उसको देख लिया, एक जनरल आइडिया ले लिया, जस्ट निकाल लिया, यानी एक सार निकाल लिया आपने, इसको कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है भाई, मक्खन निकाल लिया आपने दूध में से, मतलब काम की बात निकाल ली, एक जनरल आइडिया ले लिया, टाइटल बता दिया किसी चीज का, और फिर उसके बाद क्या किया आपने, एक टाइटल दे दिया या सार दे दिया, जस्ट दे दिया, समरी दे दी, तो ये स्किमिंग है। स्कैनिंग क्या है, जब आप स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वो स्कैनिंग है, आप प्रॉपर स्कैन करते हैं, जैसे आपका स्कैनर जो है ना, स्कैनिंग है ये। जैसे कि आप एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं तो वो स्कैनर लेके सीआईएसएफ जो या जो भी फोर्स वहां पे है, सीआईएसएफ ही होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं कि कहीं आप कोई मेटल तो नहीं लेके आ गए हैं, तो वो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए स्कैनिंग चल रही है। इसी तरह से कोई स्पेसिफिक डिटेल या स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए जब आप ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी खोल करके, तो वो स्कैनिंग है। जब आप ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं किसी चैप्टर का तो वो स्किमिंग है। क्लियर है? रीडिंग लाउड तो भाई लाउड ही रीडिंग है, तो फिर इंफॉर्मेशन के लिए तो दोनों ही हो रही हैं कहीं ना कहीं। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर, यानी आप वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो भी आपके पास शाब्दिक संपदा है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारित कैसे करते हैं किसी शब्द को, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें रूल्स हैं, स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स तो इन तीनों में ही है। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज इनपुट है, इनफॉर्मल तो ये कहीं से नहीं है। इनफॉर्मल है जब आप भाषा को अपने यारों दोस्तों में, घर परिवार में बिना नियम कायदे कानून के इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, हाँ ये हमें लग रहा है कि फॉर्म ओरिएंटेड है। मीनिंग ओरिएंटेड, सिर्फ मीनिंग पे फोकस है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर भी तो है, जो ग्रामर है उसमें स्ट्रक्चर भी शामिल है। लिंग्विस्टिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, कोई भाषाविद की बात हो रही है यहाँ पे एकदम लिंग्विस्टिक्स मतलब कौन सा शब्द कहां से बना था, क्या ओरिजिन था, ये सब बात तो नहीं हो रही है। ये फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट इसको हम कहेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी में भी क्या है, फॉर्म्स होंगी शब्दों की, है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, व्हाटएवर। प्रोनाउंसिएशन में भी आप कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ग्रामर तो टोटली फॉर्म बेस्ड चीजें हैं जिसमें स्ट्रक्चर प्लस फॉर्म्स होंगी, तो ये फॉर्म बेस्ड आपका लैंग्वेज इनपुट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कहता है फटाफट से देखते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, अभी हमने बात की थी, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी
और दूसरी होती है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी यानी वो शब्द संपदा जिसका आप बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे ये शब्द है बार बार या ऑफन अगर मैं कह दूं अंग्रेजी में, है ना, या फिर ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ये रिपीट वर्ड भी अपने आप में काफी रिपीट होता है ना। तो एक्टिव वोकैबुलरी वो शब्द जिनको हम बार बार यूज करते हैं अपनी वोकैबुलरी में, अपनी बातचीत में, या इसको प्रोडक्टिव बोल दीजिए आप। पैसिव यानी निष्क्रिय वोकैबुलरी या शब्द संपदा क्या है, जो जिसका मीनिंग तो आपको पता है बट आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते उसको, है ना। कभी कभार कहीं आपने पढ़ लिया नॉवल के माध्यम से, आपको मीनिंग पता होगा बट लाइफ में आप यूज नहीं करते उसको, तो नॉट यूज्ड ऑफन, यानी ऑफन हम इसको यूज नहीं करते, ज्यादा यूज में नहीं रहता पैसिव वाला, ठीक। तो प्रोडक्टिव यानी एक्टिव क्या है, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, हाँ भाई ठीक है, बोलने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने का मतलब ये हम एक्टिवली, ठीक है। वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, उसको एक्टिव कह रहे हैं हम, कि जब कोई बोलता है तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो तो साइट वर्ड्स कह सकते हो, आप देखते ही आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। वर्ड्स विच वी नोटिस वाइल रीडिंग, वर्ड्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं, जिनको हम यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स। प्रोसीजरल नॉलेज कैसे हेल्प करती है, एक है डिक्लेरेटिव नॉलेज, पिछली बार भी हमने की थी डिक्लेरेटिव नॉलेज, और दूसरा व्याख्यात्मक कहते हैं डिक्लेरेटिव को, प्रोसीजरल तो है ही स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना। प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स, प्रोसीजर की नॉलेज, यानी साइकिल ऐसे चलाते हैं वो एक प्रोसीजर है, कंप्यूटर ऐसे ऑन करते हैं वो प्रोसीजर है। डिक्लेरेटिव क्या है, आपको डेफिनेशन पता है, डी से डिक्लेरेटिव और डी से डेफिनेशन, तो डी से डी से याद रख लेना कि भाई डिफाइन करने की बात आएगी तो हम कहेंगे डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो भी आपने पढ़ा लिखा है, डेफिनेशन है ना, जो भी आपका थियोरेटिकल ज्ञान है वो आ जाएगा डिक्लेरेटिव में। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है, जब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता है किसी काम को करने का प्रैक्टिकली, तो पी से प्रैक्टिकल यानी प्रोसीजरल नॉलेज, डी से डेफिनेटिव या डेफिनेशन या डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक। तो प्रोसीजरल नॉलेज, लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, नहीं यहाँ पे तो स्टेप्स होंगे, लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव हो गया। अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, जब आपने ग्रामर के रूल्स को कम्युनिकेशन में अप्लाई किया तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, ठीक है ना। मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, तो मास्टर कर लिए वो फिर भी अभी डिक्लेरेटिव है, लेकिन जब आप यूज में ला रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता है, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज है। लेकिन आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वो डिक्लेरेटिव हो जाएगी। Which approach to writing could be stated as learning to write by writing itself? Learning to write by writing itself, इसका मतलब राइटिंग को एक किसकी तरह इस्तेमाल में ला रहे हैं हम, प्रोसेस की तरह। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। डिक्टेशन तो हो जाता है वो इमला जिसको हम कहते हैं ना, श्रुत लेख, कि कोई बोल रहा है और आप लिख रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स को पकड़ने में काफी, स्पेलिंग्स को इंप्रूव कराने में, वर्तनी की अशुद्धि के लिए काफी हेल्पफुल होता है डिक्टेशन। समराइजिंग है, आपने समरी बता दी फटाफट से देख के। प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच में एक फॉर्मेट है, जैसे लेटर राइटिंग में या आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, या आप किसी को अगर एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं तो आपको पता है कि एक फॉर्मेट है कि सब एक लाइन में ही होने चाहिए, है ना। पहले डेट डलेगी ऊपर, फिर सर लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस होगा डेट के बाद, फिर आप लिखेंगे आई बैक टू से दैट फलाना ढिमकाना, जैसे बचपन में होता था। फिर नीचे जो है आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, एक स्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्ट अप्रोच का पार्ट है। प्रोसेस अप्रोच क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स हो ना हो, आपके विचार प्रभाव में बह रहे होते हैं, आप फ्लुएंटली लिख पाते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हैं आइडियाज को, यानी लिखना सीख रहे हैं फ्रीली सोच करके। तो लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ इज प्रोसेस अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच क्या है, फॉर्मेट पहले से फिक्स्ड है, उसमें लिखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क। एक्स्ट्रापोलेटिव भी बहुत आता है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्या है, जब आपको इमेजिन करना पड़े, सोचना पड़े, खुद को वहां रखना पड़े, कई बार चिंतन करना पड़े बेसिकली, तो एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क में आपको थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब यूज करना होता है। इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मैट अ स्ट्रेंजर। यानी कि आप इमेजिन करिए कि आप एक लड़के हैं, एक स्टोरी में एक कहानी के पात्र आप हैं, मुख्य पात्र, और आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, जिसमें आप अपने अनुभव को, कैसी जर्नी रही आपकी जब आप एक स्ट्रेंजर से मिले, एक अजनबी से मिले, तो वो लिखना है लेटर में। यानी आपको खुद को, स्वयं को इमेजिन करके कुछ लिखना होता है। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग में हमेशा ऐसा ही कुछ ना कुछ जरूर ऑप्शन में मिलेगा कि आपको इमेजिन करना है कि आप कुछ हैं, यानी इमेजिन कर रहे हैं आप, या सोच के लिख रहे हैं खुद को दूसरे की जगह पे, ठीक है। फिल आउट द रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म टू गो टू नागपुर, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये तो फैक्चुअल हो जाएगा। रीड द पोएम एज, इसमें एक्टिविटी होती है एक्स्ट्रापोलेटिव में जरूर। रीड द पोएम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, इसमें रट्टाफिकेशन है। राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री, नहीं, आपको ट्री यहां बन जाना होगा। अगर आपसे लिखा जाता है इमेजिन करो तुम एक ट्री हो और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, तब एक्स्ट्रापोलेटिव हो जाता है,
क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है एक्स्ट्रापोलेटिव में, खुद को आप सिचुएशन में रखते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, एम्बेडिंग द पेडागोजी इनटू द मटेरियल्स, यानी आप पेडागोजी मटेरियल्स में डाल रहे हैं, यानी जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, पढ़ाते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, मेथड्स कौन से हैं, इन सबको आप एम्बेड कर रहे हैं। कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल, रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर या पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, किस मटेरियल को पेडागोजिकली कैसे यूज किया जा सकता है। आप क्लासरूम में एक मूवी दिखाएंगे, ये भी एक मटेरियल है, तो कौन से मेथड से आप सिखाएंगे, ये भी एक मटेरियल है, कौन सा एग्जांपल देंगे, तो पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी आप ये समझने लगे हैं कि इस बॉटल का भी इस्तेमाल मैं पेडागोजी में अपने टीचिंग मेथड में कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये है एम्बेडिंग द पेडागोजी इनटू द मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, अ टीचर ऑर्गेनाइजेस द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे। एक टीचर है जो हर दिन एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो एक्टिविटी क्या है, डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 स्टूडेंट्स हैं, 5 का ग्रुप बनवा दिए, 6 ग्रुप बन गए, एंड गिव्स सम डे टू डे फंक्शंस, थीम्स फॉर कन्वर्सेशन। अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम दे दिया, भाई तुम इस पे बात करो, तुम बारिश पे बात करो, तुम हवा पे बात करो, तुम भूतों पे बात करो, व्हाटएवर। तो अलग अलग टॉपिक बच्चों को अलग अलग ग्रुप में दे दिए डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, डिपेंड करता है कौन सी क्लास के बच्चे हैं, उस तरह के टॉपिक आपने दे दिए ग्रुप्स। एंड लेटर शी पिक्स अप वन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड आस्क्स द ग्रुप टू कन्वर्स एज अ होल क्लास एक्टिविटी, व्हाट इज शी अटेम्प्टिंग टू प्रमोट। यानी एक एक बच्चे को उठाया ग्रुप से और फिर क्या किया, आस्क द ग्रुप टू कन्वर्स एज अ होल क्लास एक्टिविटी। अब बातचीत जो डेली इंटरेक्शन की लैंग्वेज है वो यूज हो रही है, इसको कहते हैं बिक्स। बिक्स बोले तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बच्चे डिस्कशन कर रहे थे तो क्या डे टू डे यूज लैंग्वेज का, क्या आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उसको बातचीत में, कम्युनिकेशन में, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स बिक्स कहते हैं इसको। और अगर हम बात करें यही पढ़ाई लिखाई किताब पढ़ रहे होते अगर वो बैठ करके, तो कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको हम कह देते हैं कैल्प, जिसको कहते हैं। जब आप पढ़ाई लिखाई की टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो वो कैल्प हो जाएगा, कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें संज्ञान का इस्तेमाल होगा। जब बेसिक इंटरपर्सनल, जब वो भाषा का इस्तेमाल नॉर्मल बातचीत में कर रहे हैं तो वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्किल्स बिक्स कहलाएगा। जब वो पढ़ने लिखने के लिए कर रहे हैं तो कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहलाएगा। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, ग्रुप डिस्कशन, ये सब का तो यहां बनता ही नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। असेसमेंट देख लीजिए, असेसमेंट का एक क्वेश्चन जरूर आता है लैंग्वेज में भी। असेसमेंट्स डिजाइन टू मॉनिटर एंड इंप्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी ऐसे आकलन, ऐसे टेस्ट जो डिजाइन ही किए गए हैं बच्चे की मॉनिटर करने के लिए लर्निंग प्रोग्रेस को, कि वो कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इंप्रूव कहां किया जा सकता है, इनको क्या कहेंगे, यानी फीडबैक के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी मॉनिटर यानी जांचा जा सके कि कितना वो सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, यानी ओवरऑल फीडबैक मिल पाए, ऐसे टेस्ट को क्या कहेंगे। तो फीडबैक के लिए जब टेस्ट होता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है ये, जिसमें एफएसी का पार्ट है। अगर ये जजमेंट के लिए होता, नंबर के लिए, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क के तहत होता तो ऑफ लर्निंग हो जाता है ना। ऑफ लर्निंग को बता ही दिया, ये 2 जगह दे दिया। एज लर्निंग है जब बच्चा खुद का आकलन, सेल्फ या तो उसके दोस्त उसका आकलन कर रहे हो, सेल्फ या पीयर्स, तब वो एज लर्निंग में आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज, भाई क्लासिकल लैंग्वेज क्या, संस्कृत हो सकती है क्लासिकल लैंग्वेज का हिस्सा, और भी भाषाएं हैं। तो एनईपी के अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज को कैसे पढ़ाएं। मदर टंग पता है, पहले मदर टंग पढ़ाएं हम, इंग्लिश है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेजेस को कहाँ यूज करें या कैसे। आ लैंग्वेज विद इन दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज है वहां पे नहीं है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वहां, या तो वहां मदर टंग है, इंग्लिश है, या फिर आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, कोई भी जो 22 भाषाएं हैं। एन एडिशनल ऑप्शन, हाँ क्लासिकल लैंग्वेज एक एडिशनल ऑप्शन की तरह यूज होंगे। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेकंड लैंग्वेज तो जो भी बच्चे की डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य है तो इंग्लिश हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अ टीचर ऑर्गेनाइजेज हर क्लास इनटू द पेयर एंड गिव्स अ स्टोरी ऑफ 18 सेंटेंसेस। ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है कि क्लास में पेयर बनाए। पेयर पता है आपको, 2 बच्चों का पेयर होता है, 1 बच्चा 2 बच्चा, ऐसे पेयर बनाए, कितने 18 सेंटेंसेस की कई सारे पेयर बनाए, और गिव्स अ स्टोरी ऑफ 18 सेंटेंसेस। टोटल सेंटेंस कितने एक स्टोरी में, 18 सेंटेंस हैं। ठीक है, वन ऑफ द पेयर्स हैज ऑड सेंटेंसेस। एक पेयर ए और बी बच्चे को मिला है,
1 3 5 ये सेंटेंसेस हैं ऑड नंबर वाले। 18 सेंटेंस के अंदर से जो भी ऑड नंबर हैं, चाहे वो 1 3 5 7 9 इस तरह से ऑड नंबर दे दिए। फिर जो कुछ बच्चे हैं जिनको इवन नंबर्स मिले हैं, जो दूसरे पेयर्स हैं उनको इवन नंबर्स मिले हैं 2 4 6 8 10, ठीक। एंड ऑड सेंटेंसेस ब्लैंक्स, मतलब जिनको ऑड सेंटेंस मिले थे उनका इवन ब्लैंक था। इवन अपने आप पता लगाना है कि यहां पे क्या भरा जाएगा उस कहानी में। जिन बच्चों को इवन सेंटेंसेस लिखे हुए मिले उनको ऑड वाले ब्लैंक मिले हैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में, ऑड सेंटेंसेस। यानी जिसके पास 2 4 6 सेंटेंस है उसके पास 1 3 5 नहीं होगा। And odd sentences blanks, students in pairs have to read out the sentences mutually to each other and write to complete the story. अब वो एक दूसरे को रीड आउट करेंगे। यानी मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, अब सामने वाले के पास ऑड होगा, मेरे पास इवन है, तो वो अपना सेंटेंस बताएगा, मैं अपना बताऊंगी, तब समझ में आएगा कौन सा कहां फिट करना है। इसको म्यूचुअल डिक्टेशन कहते हैं। यानी ये श्रुत लेख है, हम बोल बोल करके सुना रहे हैं, बता रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन म्यूचुअली आपस में, तो ये म्यूचुअल डिक्टेशन है। ग्रुप डिक्टेशन कैसे कह दोगे इसको? जब यहाँ पे पेयर बनाए गए हैं तो आप ग्रुप डिक्टेशन मत कहो इसको। पेयर का मतलब ही है 2 लोग, ग्रुप में 4 लोग हो सकते थे या 2 से अधिक लोग हो सकते थे। सेंटेंस डिक्टेशन की बात यहाँ पे नहीं होगी, म्यूचुअल डिक्टेशन है, एक दूसरे को डिक्टेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। डिक्टेशन क्या होती है? श्रुत लेख, इमला बोलना, बोल करके वो बता रहे हैं कि मेरे पास ये सेंटेंस है, इसको कंप्लीट ऐसे किया जा सकता है।